तो भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। करीब 31 अंकों के आसपास का फॉल है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे और 250 अंकों के आसपास का ड्रॉप निफ्टी बैंक में है। मोर लेस दायरे के अंदर ही बाजार में कामकाज है। लेकिन आज के स्टार में आपको दिखाई पड़ेगा एफएमसीजी जो कि अच्छी तेजी में कामकाज कर रहा है, रिलायंस जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन प्रेशर आ रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से या सिलेक्टिव बैंक की तरफ से जो कि मार्केट्स में दबाव दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों से प्रेशर है। आगे भी मार्केट्स में बातचीत करेंगे। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री फिनवार्ड के। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार है तो दायरे के अंदर ही, लेकिन दायरे में डिफेंसिव्स आज आगे आके खेल रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो? मुझे देखिए, डेफिनेटली मार्केट में अगर लास्ट 3 या 4 दिन की बात करें तो कंप्लीटली रेंज बाउंड है। नीचे में 24,200, ऊपर में 24,450, यही रेंज का आपको मार्केट में नजर आ रही है। पर डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है। सेक्टोरल देखें तो एक दिन रेलवे में मूवमेंट है, एक दिन डिफेंस मूवमेंट आया है। इवन आज अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। वैसे भी बजट के एक हफ्ते पहले मुझे लग रहा है सेक्टर रोटेशन भी काफी अच्छा होना चाहिए। जहां तक निफ्टी की बात है, 24,150 होना चाहिए। अगर किसी ने नीचे में बाई किया है, लंबा होल्ड कर रहे हैं, तो 24,150 का ही ट्रेलिंग स्टॉक है। ऊपर में 24,400, 24,450 इमीडिएट तौर पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि मंथली सीरीज में भी राइटिंग है और वीकली सीरीज में भी राइटिंग है। चलिए, 24,150 का यहाँ पर एक लेवल आपको दिया अरुण जी ने, और शन से संपर्क टूट रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुंबई में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आप देख ही रहे हैं टेलीकॉम लाइंस के ऊपर भी या इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर भी। लेकिन मार्केट्स में रिलायंस लॉन्ग साइड पर आज पार्टिसिपेट कर रहा है। आईटीसी की तरफ से, एफएमसीजी की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा है जो कि कुछ हद तक कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। रिलायंस डे हाई के आसपास है। बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छी तेज़ी में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन प्रेशर आ रहा है आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से। टाइटन की Q1 अपडेट के बाद टीसीएस और डीवी स्लैब यहाँ पर भी कुछ हद तक दबाव देखने को मिल रहा है। अरुण जी से मैं आगे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, बाजार पर और उनकी इंडिविजुअल पिक्स पे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जरा मिड कैप शेयरों का हाल ले लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए या फिर आधा % के आसपास के ड्रॉप के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैटिश साइड पर कहीं मिड कैप कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। पहले रेलवे शेयर, वो केपेक्स बढ़ने की बातचीत और बजट की डेट का आना। आरवीएनएल करीब 14% ऊपर, आईआरएफसी 7% ऊपर, इरकॉन 6% ऊपर, रेलटेल 3.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर है। फर्टिलाइजर में फैक्ट आज 6% ऊपर है, आरसीएफ 4.5% ऊपर है, एनएफएल 4% ऊपर और जीएसएफसी करीब 4% तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। Q1 अपडेट का इम्पैक्ट मैरिको डाबर 3.5 से लेकर 4.5% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहे हैं। इमामी 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और गोदरेज कंज्यूमर करीब 3.5% के आसपास तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में जीएमडीसी 7% ऊपर है, जी पावर 8% की तेज़ी है। मान इंडस्ट्रीज़ का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के इम्पैक्ट में आप 5.5% ऊपर देख रहे हैं और जी शिपिंग 7.5% तेज़ी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा मूव है। बिकवाली में पूर्वांकरा 4% नीचे कामकाज कर रहा है, सेंचुरी एनका 4% नीचे है, एजीआई ग्रीन पैक 4.5% ये नीचे कामकाज कर रहा है, कमिंस इंडिया करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली मार्केट्स में जो प्रेशर है वो प्रेशर आज स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा और बैंक की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बातचीत करूंगा अरुण सर से, उनसे संपर्क साधने के बाद। लेकिन मुंबई में बीती रात से ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इनफैक्ट टाउन में और कई हायर साइड पर बारिश अभी भी चल रही है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भारी जल भराव भी हो गया है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में तो सेंट्रल लाइन की ट्रेन्स भी नहीं चल रही थी। भारी बारिश का असर रेलवेज़, लोकल ट्रेन समेत हवाई उड़ानों के ऊपर भी पड़ रहा है। इंडिगो ने 55 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और जलभराव का ये आलम है कि मुंबई के अधिकांश हिस्सों पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं। अभी की सिचुएशन किस तरह की है, इस पर बातचीत करने के लिए प्रीति सोमपुरा हमारे साथ मौजूद भी है। प्रीति शायद जुहू में मौजूद है हमारे साथ। तो प्रीति, सुबह जो तस्वीरें आ रही थी वो तो काफ़ी डराने वाली थी। अभी की सिचुएशन क्या है, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है, टाउन साइड पे ज़्यादा बारिश हो रही है। आईएमडी ने अलर्ट भी दिया है कि येलो अलर्ट है और शायद बारिश आज भी कंटिन्यू करेगी। हैवी साइड पे स्पेसिफिक होगा, कुछ जगहों पे हैवी है, कुछ जगहों पे कल हल्की बारिश है। लेकिन अभी आप जहां मौजूद हैं, किस तरह की सिचुएशन है, क्या बातचीत हो रही है आपकी आईएमडी में?
देखिए पिछले 4 घंटे से मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इस वक्त मैं मुंबई के जुहू इलाके में हूँ। जुहू जो है मुंबई का सबसे पोश इलाके में से एक है। आप देखिए कि 4 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। और ठीक सामने आप देखिए जलसा बंगलो है, जो जहाँ पर बच्चन परिवार का निवास स्थान जो है वो जलसा बंगलो है, ठीक उसी के बाहर जो है ये जल भराव है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है अभी भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट जो है अभी भी यहाँ पर जारी है। कई सारे बस और जो प्राइवेट व्हीकल्स जो है यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ते है, ये जो सड़क है वो जूटारा रोड से विलेपाले एसवी रोड को कनेक्ट करने वाली एक अहम सड़क है। यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है और आज ठीक 1:50 पर जो है 4 मीटर की बड़ी सी एक हाई टाइड आने वाली है। इसके लिए जो है बीएमसी ने जगह जगह पर अपने कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अगर अब से कुछ ही देर में अगर बारिश शुरू हो जाती है तो उसके बाद में जो है यहाँ पर और भी पानी भर जाएगा। इसी के तहत जो है बीएमसी ने अपने सभी कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। साथ में ही ये एरिया जो है काफ़ी लो लाइन एरिया है, इसलिए जब भी थोड़ी भी बारिश यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर जो है काफ़ी जब सुबह में आज जब बारिश हुई थी तो यहाँ घुटने तक का जो है पानी यहाँ पर था, लेकिन बारिश रुक जाने के बाद जो है पानी यहाँ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है पानी काफ़ी भरा हुआ है। तो काफ़ी पानी भरा हुआ है। इनफैक्ट सेंट्रल लाइन्स पे स्लोली एंड स्टेडली ट्रैक्स भी अब क्लीन हो रही हैं और ट्रेन्स भी शुरू हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो उस तरह की नहीं है, सामान्य नहीं हुई है। अभी भी स्थिति में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे समय समय पर। लेकिन मुंबई में आज बारिश काफ़ी है, तो आप लोग अगर निकल रहे हैं तो शेड्यूल्स चेक करके निकलिए और सेफ़ रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज बारिश का अलर्ट अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है आगे भी। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा जो बड़ा इवेंट वीकेंड पे हुआ वो हुआ 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस करने जा रही है। सीबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर पर खास जोर रह सकता है। पूरी खबर बातचीत कर लेते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक बड़ा प्लान ईयरमार्क है और अनुमान भी पहले भी बोला जा चुका है कि रिन्यूएबल पे काफ़ी फोकस रहेगा, थ्रस्ट रहेगा, चाहे ग्रीन हो, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कामकाज भी चल रहा है। सो क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकार ने अपना फोकस रखा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो आगे भी जारी रहेगा और इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी से लेकर के एथनॉल प्रोडक्शन, मेथनॉल प्रोडक्शन, रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर और विंड एनर्जी सबको लेकर माना जाएगा। और इसमें बता दूं कि सरकार ने 2028 तक सालाना 50 गीगावाट प्रोजेक्ट को बिड करने का लक्ष्य रखा है, तो उस तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। वैसे तो कदम कई सारे हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है, जिसकी झलक आपको बजट में मिलेगी, लेकिन 4 चीजें काफी महत्वपूर्ण है जिस पर नजर रखनी चाहिए, जिसकी संभावना है। पहला, जो प्रधानमंत्री के दिल के काफी करीब है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो रूफटॉप सोलर स्कीम है, उसका सरकार आवंटन बढ़ा सकती है, क्योंकि 10 मिलियन घरों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य लगभग समय से पहले पूरा कर लिया गया है। तो उसका सरकार दायरा बढ़ाएगी, उसका आवंटन बढ़ाएगी, उसका लक्ष्य और ज्यादा रख सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार ने 100 करोड़ से बढ़ा करके 600 करोड़ रुपए पहले ही बजट कर दिया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी ज्यादा निवेश की जरूरत है, तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी विशेष जोर दे सकती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बजट का आवंटन बढ़ता हुआ आपको दिखे। तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन, जो अभी ग्रीन एनर्जी में नहीं है, उनको एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इंसेंटिव पर जोर दिया जा सकता है इस बजट में। और चौथा, जो सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त बन के खड़ी है, वो है कि जो वेस्ट बनता है ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन से, जैसे कि सोलर वेस्ट हुआ, बैटरी का वेस्ट हुआ, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे खासतौर से ईपीआर, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक फ्रेमवर्क इस बजट में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने इस पर चिंता भी जताई थी, तो मुझे लगता है कि ये सारा आपको बजट के एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर निकल कर आएगा 23 तारीख को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड जो फैसले हैं वो शायद होते हुए दिखाई पड़े, खासतौर से ग्रीन एनर्जी में
और उससे रिलेटेड एंसिलरी जो कामकाज है उसके ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम डिटेल हमें बताने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। वापस लौटते ज़रा पहले मार्केट से व्यू ले लेंगे। अरुण जी हमारे साथ अब संपर्क उनका हो गया है। अरुण जी, बारिश काफ़ी है, सो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किस तरह की टेलीकॉम लाइन्स और इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी, लेकिन मार्केट्स को लेके आपका व्यू क्या कह रहे हो आप? अभी आप मार्केट पे बात कर रहे थे हम, तो मार्केट पे आपका व्यू और आपकी इंडिविजुअल कॉल्स। तो मुझे मार्केट जैसा कि आपने कहा कंसोलिडेशन में रहेगा, वो नीचे में 24,200, ऊपर में 24,450, इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए। बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। अगेन मुझे लग रहा है जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहां पे मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अगेन जहां तक दो कॉल्स की बात है, पहला कॉल सुमित जी मेरा रहेगा एनएफएल पे। एनएफएल 139 140 के आसपास चल रहा है, ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। 135 के स्टॉप से बाय करें। 154 158 ये दो बड़े टारगेट्स एनएफएल में देखने को मिल सकते हैं। प्योर बजट थीम रहेगी और ऑलमोस्ट चार्ट पे ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक अगेन मुझे लग रहा है वो भी एक मिड कैप में से ही रहेगा। जेबीएम ऑटो को बाय करने की सलाह है। जेबीएम ऑटो में मुझे लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 2270 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो 2230 के स्टॉप से बाय करें और 2400 तक के टारगेट रखें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी बजट तक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। तो बजट तक आप जेबीएम ऑटो पे नज़र रखिएगा। 2271 2272 पे कामकाज कर रहा है, 6% की तेज़ी है। और फर्टिलाइजर स्पेस से एनएफएल यहाँ पर भी एक अच्छा अप मूव है। आज वैसे ही फर्टिलाइजर में तेज़ी आई रही है, सो 5-4% ऊपर है, इसको भी आप देख सकते हैं। अरुण सर, 2-3 एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। मिसाल तौर पर आप नेस्ले को देखिए, मैरिको, डाबर देखिए, यहाँ पूरा ही पैक आज तेज़ी में हो। Q1 अपडेट का इम्पैक्ट कह लीजिए आप। सो इधर क्या रीड कर रहे हो आप? कोई एफएमसीजी स्टॉक है आपकी नज़र में? मुझे डेफिनेटली HUL मुझे लग रहा है काफी अच्छे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी तक उतना चला नहीं है जिस हिसाब से मैरिको, डाबर में मूवमेंट आई है। तो HUL डेफिनेटली रेडार पे रखे। 2580 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 2650 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो 2560 एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करके चल सकते हैं। इवन जो इंडेक्स भी वेट है आईटीसी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो अगर आईटीसी भी आपको 438 437 के आसपास मिलता है तो वो भी बाय करके चल सकते हैं। 455 का ऊपर में इमीडिएट टारगेट है। तो 455 के टारगेट्स के लिए आप आईटीसी को एंड HUL इन दोनों को देख सकते हैं। एंड लाइकवाइज आज PSUs में भी अच्छा अप मूव है, जिसमें REC, PFC, BHEL, ONGC प्लस पूरा रेलवेज सब अच्छी खरीदारी में है। यहाँ से कोई नाम? मुझे डेफिनेटली पीएफसी, जैसे कि आपने कहा, पीएफसी में एक अच्छा ब्रेकआउट है और 540 550 के कॉल रेटिंग में सुबह देख रहा था, काफी कवरिंग उसमें देखने को मिल रही है। तो 550 के ऊपर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो पीएफसी को डेफिनेटली पिक करके चल सकते हैं। 542 के स्टॉप के साथ बाय करें। ये स्टॉक 574 578 तक के टारगेट दिखा सकता है। रिसेंट आज के दिन ही ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट 10 से 15 रुपए मुझे लग रहा है और तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो पीएफसी में थोड़ी और तेज़ी रहेगी। 550 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट है, उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखें। डिहाई के आसपास कामकाज कर रहा है। अरुण सर से आगे बातचीत जारी रखूंगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार जो लोग घर खरीद रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। असीम मनचंदा हमारे पास मौजूद हैं और उनके पास एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है होम बायर्स के लिए। क्या है वो डिटेल, ब्रेक के उस पार उनसे हम बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट्स अभी भी रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। 24 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में। सेंसेक्स 83 अंक नीचे और 260 अंक नीचे निफ्टी बैंक की यथास्थिति बरकरार है। पिछले करीब 2 से ढाई घंटे से मार्केट उसी रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। लेकिन अब घर खरीदारों के लिए जो बिल्डर्स की मनमानी और एक तरफा एग्रीमेंट है, उससे खुद को बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट में मॉडल एग्रीमेंट दाखिल कर दिया है। कोर्ट के आदेश के पूरे देश में लागू करने किया जा सकता है। इस पर और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी है। तो असीम, किस तरह से ये होम बायर्स के लिए एक राहत है और किस तरह का एक बड़ा बदलाव है जो कि इस सेक्टर के लिए काफ़ी दिक्कतों भरा रहा ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या डिटेल है आपके पास?
सुमित, अभी आप कोई भी घर खरीदने जाते हैं तो बिल्डर सबसे पहले आपके साथ एक एग्रीमेंट करता है और अक्सर देखा गया कि ये एग्रीमेंट एक तरफा होता है। बिल्डर इसमें अपनी मनमानी करता है, बाद में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई विवाद होता है। फॉर एग्जांपल, घर का पोजीशन मिलने में आपको देरी हो रही है या फिर किसी तरह से पेमेंट जाने में देरी हो रही है, तो ये जो एग्रीमेंट होता है वो हमेशा ही बिल्डर के फेवर में पाया जाता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी याचिकाएं दायर की गई थी कि जो घर खरीदार है उनके लिए एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि आप इस पर किसी तरह के गाइडलाइंस बनाइए, एक मॉडल बायर एग्रीमेंट बनाइए। तो उसको लेकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ एक चर्चा की और चर्चा के बाद एक मॉडल एग्रीमेंट तैयार कर लिया। इस मॉडल एग्रीमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी फाइल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्दी सुनवाई करेगा और उस एग्रीमेंट को पूरे देश के अंदर लागू करने के निर्देश दे सकता है। तो इस एग्रीमेंट के जो नया एग्रीमेंट मॉडल एग्रीमेंट बना, इससे जो बायर है वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये बायर्स के फेवर के अंदर होगा और खासतौर पे कि जो बिल्डर की एक तरफा एग्रीमेंट होते हैं या उनकी मनमानी होती है, उसके ऊपर नकेल कसी जा सकेगी। मच नीडेड है इनफैक्ट ये, क्योंकि बहुत सारे जो होम बायर्स हैं उनकी याचिका आती ही रहती है अक्सर के, उनको मकान का पोजीशन नहीं मिला है बाकी चीज़ों को लेकर। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी रिक्वायर्ड भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम हमें डिटेल बताने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। 2-3 स्टॉक पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर कुछ अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें से एक नाम हिंदुस्तान कॉपर और एक नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदुस्तान कॉपर में 2-2.5% के आसपास की बढ़त है और मेटल स्पेस से आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.5% के आसपास की तेज़ी आई है और स्लोली एंड स्टेडली ये पिकअप कर रहा है। अरुण सर, क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो मुझे अगेन हिंदुस्तान कॉपर आज हमने बाई रिकमेंडेशन ओपन की है। अगेन एक स्टॉक F&O में बैन में है पर कैश में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी देखें तो लास्ट 3 दिन के वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। तो 348 350 तक के इमीडिएट टारगेट्स तो डेफिनेटली नजर आते हैं। फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है सुमित जी, 333 के स्टॉक के साथ बाई करें और 350 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। अगेन BEL ये ऑल टाइम हाइस के पास है, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में भी बना हुआ है। तो 325 327 इसके आसपास के डिप्स आते हैं तो स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं। एक एल्केम लैब और देखिए, आज F&O में फार्मा में सेलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा मूव है। ग्लेनमार्क है, बाकी स्टॉक्स में है। एल्केम लैब स्लोली एंड स्टेडली डिहाई की तरफ जा रहा है। करीब 5300 के आसपास टारगेट्स खुल रहे हैं इसमें। वैसे अदरवाइज आप क्या राय रखते हो? तो मुझे एल्केम लैब जो आपने कहा ये काफी लग रहा है। ओवरऑल फार्मा में भी वैसे भी अच्छा मोमेंटम है। सन फार्मा भी देख ले, अगर सिप्ला भी देखें तो काफी दिनों से अच्छा मोमेंटम भी ये दिखा रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे बाई करना है तो एल्केम में एक अच्छा मोमेंटम है, 5200 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा डिप आता है 10-20 रुपए तो बाई करें, 5130 का स्टॉप लॉस लगाए। ये स्टॉक 5400 की तरफ जाने के लिए पोजिशनली तैयार है। तो अगर कोई 4 से 5 दिन का ट्रेड लेना चाहता है तो एल्केम एक अच्छा पिक हो सकता है। ONGC और देखिए करीब 296-97 जोन्स पे कामकाज कर रहा है, 2% ही तेजी है। एक केपेक्स की बातचीत भी है, दूसरा ONGC विदेश की फंड रेजिंग की खबर भी है। तो इन दोनों के बीच में शेयर में तेजी है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है क्योंकि 295 300 के आसपास रेटिंग काफी हैवी है। अगर ये 300 का ब्रेकआउट देता है तो एक मोमेंट जरूर आ सकता है, पर मुझे लग रहा है ONGC में थोड़ा एक मोमेंट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अगेन 290 के नीचे मिलेगा तो एक बेटर एंट्री मिल सकती है। पर अगर इसको बाई करना है तो मुझे लग रहा है 300 के ऊपर ही बाई करें। 300 के ऊपर निकलेगा तो एक फास्ट मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर इसी स्पेस में देखें तो अगर ओवरऑल PSC स्पेस में देखें तो NTPC मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो NTPC पे जरूर ध्यान दें और मुझे लग रहा है यहाँ से हमें NTPC में 2 से 3% का मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 371 के स्टॉप के साथ बाई करें और 394 तक मुझे लग रहा है NTPC में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो NTPC ज़्यादा बेटर सिचुएशन में सो फार पोजीशन है। 0.5% के आसपास ड्रॉप है लेकिन लोअर लेवल से पुल बैक है। अभी कुछ देर पहले लक्ष्मण जी रिन्यूएबल स्पेस की बातचीत भी कर रहे थे, लार्जेस्ट प्लेयर्स में से एक है, तो उसको भी आप अदरवाइज ध्यान में रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर रणनीति रखने के लिए। जाने से पहले ज़रा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं कि हफ्ते का पहला सत्र है और किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। जतिन गेडिया जी सो फार 1% ऊपर है, रूपक डे करीब 2.5% ऊपर है, ओशो कृष्णन करीब 1.25% के आसपास के डिक्लाइन के साथ उनका पोर्टफोलियो अभी तक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हफ्ते का पहला सत्र है तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, आगे देखते हैं किस तरह की सिचुएशन बैठती है, लेकिन सो फार की पिक्चर आपके सामने है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में। नो योर कंपनी में आज फास्ट फैशन इंडस्ट्री पे रेड सीयर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के एसोसिएट पार्टनर कुशल भटनागर जी मौजूद होंगे, उनसे बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।